नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा जाए और पत्र भेज दिया गया है। पत्र भेजकर उन्हें यह जानकारी दी गई है कि आप नागरिक सुरक्षा से जुड़े किसी भी तरह की खरीदारी के लिए किसी प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी शक्ति राज्य सरकारों को, आपातकालीन शक्ति दी गई है कि किसी भी तरह की नागरिक सुरक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की खरीदारी के लिए किसी औपचारिकता का पालन नहीं करना होगा और चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर नागरिक सुरक्षा से जुड़ी हर तरह की खरीदारी की जा सकेगी। अब यह तभी इस तरह का अधिकार दिया जाता है राज्य सरकार को जब मामला संप्रभुता से जुड़ा हो या प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो। तो हमने सोचा कि जब इतना बड़ा फैसला भारत सरकार ने लिया है तो क्यों न हम विभिन्न देशों में आईएफएस अधिकारी के तौर पर एम्बेसडर रह चुके, सेवा दे चुके मनोज भारती से बात करें और उनसे समझें कि इसका क्या असर होगा बिहार को लेकर। नमस्कार। सबसे पहली बात, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसा आपातकालीन मेजर है जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर किसी भी राज्य सरकार को नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित किसी तरह के खरीद के लिए जो नॉर्मल तरीका होता है टेंडर वगैरह डालने का और लोएस्ट कोटेशन वगैरह, इसकी आवश्यकता हटा दी गई है। ये एक तरह से समझा जाए तो एक ऐसा मेजर है जिसमें हम कह सकते हैं कि सरकार बहुत गंभीरता से इस बात को देख रही है कि जैसा अभी माहौल बन गया है युद्ध से संबंधित, उसके तहत सरकार वो हर संभव तैयारी कर रही है जिसकी ज़रूरत महसूस हो सकती है। आजकल के मॉडर्न ज़माने में हथियार इस तरह के हो गए हैं कि भारत का पूरा एरिया उन हथियारों के रेंज में है। तो भारत के हर राज्य में अगर कहीं कोई ऐसी घटना हुई तो उससे भिड़ने के लिए, उसकी तैयारी के लिए राज्य सरकारें उस समय या उसके ठीक पहले तुरंत ऐसा इंतज़ाम कर सके, इसकी उनको छूट दी गई है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा मेजर है। लेकिन इससे पहले इतना बड़ा मेजर लिया गया, इससे पहले ऐसा कब हुआ था? ऐसा मुझे लगता है कि 1971 की वॉर में ही ऐसा हुआ होगा। अब ये तो मैंने अभी ये नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि ये एक बहुत ही संगीन स्थिति का सामना करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। और इसीलिए मैंने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि बिहार जैसे माहौल में, जहाँ पर भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, राज्य सरकार इन स्पेशल पावर्स का दुरुपयोग नहीं करे। आई एम श्योर सेंटर की सरकार इसके ऊपर भी कोई न कोई चेक एंड बैलेंस रखेगी या उसके बारे में सोचेगी। अब जब बिना टेंडर, बिना प्रक्रियाओं का पालन किए खरीद की छूट दी गई है, तो क्या आपको ये डर सता रहा है कि भ्रष्टाचार हो सकता है इसी बहाने? हो तो सकता है। बिहार की जो स्थिति रही है पहले, उसके हिसाब से तो ये सब हो सकता है कि अनावश्यक खरीद फरोख्त हो और जो नीतिगत और संयमित खरीदारी होनी चाहिए उसका ध्यान रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, मुख्य सचिव, सचिव के अंदर के अधिकारी, पॉलिटिकल नेतागण, वो सब अपने मोरल अथॉरिटी को और अपने मोरल कैपेसिटी को पूरी तरह से चेक करते रहें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जिस पर बाद में उंगली उठाई जा सके। बाद में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोई अनावश्यक या कोई मतलब अनावश्यक कहना ही चाहिए, अनावश्यक
एक्सपेंडिचर नहीं किया गया है, इस स्पेशल पावर के तहत इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। हमारी बात हो रही थी एक वरिष्ठ पत्रकार से जिन्होंने कश्मीर में और दूसरे इलाकों में कवर किया था कारगिल के समय। वे हमें बता रहे थे कि कैसे बंकर और बाकी चीज़ें 1971 के समय में भी और बाद में भी बंकर वगैरह बने थे। तो क्या फिर से ऐसी स्थिति हो सकती है कि पटना में बंकर बनाए जाएं और ये जो खरीदारी होगी इससे सीधे आम लोगों के जीवन पर कैसे क्या असर पड़ सकता है इसका? नहीं, पटना में बंकर बने उसकी तो ज़रूरत मुझे नहीं लगती है। वो इसलिए कि बंकर्स बनाए जाते हैं जब आर्म्ड फोर्सेस ज़मीन से अटैक करें। अभी के सिचुएशन में अच्छे शेल्टर हाउस बनाने की ज़रूरत हो सकती है। मान लीजिए कहीं बॉम्ब गिरा या मिसाइल वसाइल का अटैक हुआ तो शेल्टर हाउस बनाना ज़रूरी है, और शेल्टर हाउस बनाने के साथ साथ वहाँ सफिशेंट नंबर और अमाउंट में खाने पीने की चीज़ हो, पानी का इंतज़ाम हो, दवा दारू का इंतज़ाम हो, एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल का इंतज़ाम हो। ऐसी बेसिक फैसिलिटीज़ शहर में विभिन्न जगहों पर कम से कम इतनी मात्रा में हो कि शहर की आबादी का 20% कम से कम एक साथ शेल्टर में लाया जा सके। मेरा ऐसा ख्याल है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए। आप कई देशों में राजदूत रहे हैं। यह जो एक तरह से हम लोग युद्ध की स्थिति में हैं और हम लोग ये कह सकते हैं कि युद्ध चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में युद्ध तो कोई नहीं चाहता है, निश्चित रूप से भारत भी नहीं चाहता है, पाकिस्तान की अवाम भी नहीं चाहती है, भारत की अवाम भी नहीं चाहती है। तो ऐसे में डिप्लोमेसी में क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इसका? नहीं, जहाँ आपने युद्ध के बारे में कहा तो मुझे याद आया कि 2015 से 2018 तक मैं भारत का राजदूत था यूक्रेन में। उस समय भी चूँकि 2014 में रशिया ने आक्रमण करके क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया था, तो यूक्रेन में भी लोग बहुत संभल कर रह रहे थे। युद्ध का उस समय तक तो डायरेक्ट युद्ध का कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने ऐसी तैयारियां करके रखी थी, जैसे मैंने कहा बंकर्स वगैरह और जो सुविधा होती हैं ऐसे इमरजेंसी के सिचुएशन में, उसकी तैयारियां करके रखी थी। वैसी ही तैयारी शायद हमें यहाँ बिहार में भी या पटना जैसे शहर में तो ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा डिप्लोमेसी में क्या उसका रास्ता है। डिप्लोमेसी का रास्ता तो हमने पिछले 75 सालों से अभी ये जब आपने बताया कि आप यूक्रेन में आपने देखा है, तो इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि डिप्लोमेसी में क्या सॉल्यूशन है, कि यूक्रेन से हम लोग क्या सीख सकते हैं। यूक्रेन ने जब झेला युद्ध और रसिया जैसे ताकतवर देश का वार झेला, तो हम लोग वहाँ जो बचाव कार्य किए गए थे उससे हम लोग क्या सीख ले सकते हैं? यहाँ पे सिचुएशन उलट है। वहाँ पर एक बड़ा देश एक छोटे देश के ऊपर आक्रमण कर रहा है। यहाँ आश्चर्य की बात है कि एक छोटा देश एक बड़े देश को डराने की कोशिश कर रहा है। तो सिचुएशन यहाँ बिल्कुल उल्टी है। लेकिन यूक्रेन से अगर कुछ सीखना है तो हमें टेनेसिटी सीखनी चाहिए। किसी भी भयंकर आपदा में वहाँ के लोग डटे हुए हैं, वहाँ की जनता सरकार का साथ दे रही है। ये सब सीखने की बात है। जहाँ तक अपने यहाँ का सवाल है, हम अपने यहाँ के नागरिकों से यही अपील करेंगे कि इस समय आपसी मतभेद भुलाकर एक ऐसा यूनाइटेड फ्रंट तैयार किया जाए जिसको देखकर हमारे जो एडवर्सरीज़ हैं, हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, उनका कलेजा कांप उठे। क्योंकि हमारी एकता देखकर, और वैसे भी हम उनसे कम से कम 7 गुना बड़े हैं पॉपुलेशन में, एरिया में, कुछ भी कह लीजिए, तो वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये ज़रूर दिखाना है कि हमारे अंदर कहीं कोई दरार नहीं है। मैं तो जनता से यही अपील करूँगा। और अब आते हैं डिप्लोमेसी पर, कि डिप्लोमेसी में कोई सोल्यूशन दिख रहा है कि नहीं आपको? युद्ध कोई नहीं चाहता है, ना भारत की आवाम चाहती है, ना पाकिस्तान की आवाम चाहती है। 75 सालों से हम डिप्लोमेसी का दामन थामे हुए हैं। 75 सालों से पाकिस्तान हमें इसकी कमज़ोरी, हमारी कमज़ोरी इसको मान रहा है।
तो अब समय आ गया है कि उनको एक अच्छा लेसन, एक अच्छा सबक सिखाया जाए। बार बार छोटे मोटे सबक देने से उनकी बुद्धि अभी संभली नहीं आई है, ठिकाने नहीं लगी है। तो एक अच्छा सबक देने की ज़रूरत तो है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस हद तक जाने को तैयार हैं। बहुत सारे लिमिट्स हैं जिसको हम अपना माइलस्टोन बना सकते हैं कि हम पहले यहाँ जाएंगे, अगर यहाँ तक बात नहीं बनी तो यहाँ जाएंगे, यहाँ तक बात नहीं बनी तो उससे आगे जाएंगे। ये हम अपने लिए वो टारगेट बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि सरकार और विभिन्न हायर एंड्स पे, हायर एशेलॉन में ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बन चुकी हैं। उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और उसका कोई पर्पस भी सॉल्व नहीं होता है। पर मोटा मोटी बात यही है कि हम अब एक ऐसा सबक देना चाहते हैं जिससे कि आगे आकर हमें फिर से इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पहले आपको सर्च तो कर लेना चाहिए, पहले आपको पता तो होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसका समय निकल गया, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस थे जो कि हमने हमेशा से ही दिए, और इस बार भी एविडेंसेस हैं जो हम दे सकते हैं अगर कोई देखना चाहे तो उस बहाने का अब कोई रीज़न नहीं है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी ये मन बना चुकी है, आर्म्ड फोर्सेस हमारी भी मन बना चुकी है कि सबक एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा मिलना चाहिए। देखिए, आज जो बैठक हुई रक्षा मंत्री की सीडीएस के साथ और दूसरे जो सेना प्रमुख हैं उनके साथ, उसकी जो तस्वीर आई मीडिया में, उसमें सब लोग मुस्कुरा रहे थे। राजनाथ सिंह बैठे थे, उनके चेहरे पर भी हंसी थी, सीडीएस अनिल चौहान के चेहरे पर भी हंसी थी, और मनोज पांडे से लेकर तमाम लोगों के चेहरे पर हंसी थी, साफ झलक रही थी आज सुबह की बैठक की। अभी जो खबर आ रही है कि हमने F-17 गिराया है, हमने F-16 गिराया है, और इस बैठक की ये जो तस्वीर आई है, मतलब कि हमने काफ़ी हद तक सबक तो सिखा दिया। हाँ, सही बात है। मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाना नहीं चाहूँगा, चूँकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है अभी, और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, ये है कि भारत में जो लोग इन एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं वो समझते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं। हमारा रास्ता जो है वो सत्य का है, हमारा रास्ता संभल के चलने वाला रास्ता है, और हम जानते हैं कि हम अगर अपने रास्ते पर रहे तो हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई डिगा नहीं सकता। बस मेरी तो यही ख्वाहिश है कि हम इस कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस ही रहने दें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना तब्दील करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ सिचुएशन यूक्रेन और रशिया से अलग है। वहाँ पर एक देश न्यूक्लियर था, यहाँ दोनों देश न्यूक्लियर हैं। तो हमें उस इवेंचुअलिटी का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो सुना आपने, कई देशों में, यूक्रेन समेत कई देशों में एम्बेसडर रह चुके मनोज भारती ने हमें बताया कि कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की भी हम लोगों को बचना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में रहने से। और जो तैयारियों का अधिकार राज्य सरकारों को, बिहार समेत देश के सभी राज्य सरकारों को दिया गया है खरीदारी को लेकर, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग होना चाहिए नागरिक सुरक्षा के लिए।